Good morning students, and now today I will discuss with you and on last chapter of partnership firm, dissolution of partnership firm. So that dissolution of partnership firm divided by three parts, and our first ledger is realization account, second ledger is partners capital account, and third ledger is cash and bank account. So हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के बाद एसेट पे और लाइबिलिटी पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि जैसे ही आपके पास एसेट होती हैं तो फर्म सबसे पहले उसको एसेट को रीसेल करती है। अब रीसेल करने के लिए फर्म के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कैश बैंक पे करती है या फिर किसी पार्टनर से कहती है कि आप इसको ले लीजिए। यदि कैश बैंक पे करती हैं तो नॉर्मली कैश बैंक पे एंट्री की जाती है और यह पार्टनर्स को दी जाती है तो पार्टनर्स के नाम से एंट्री की जाती है। इसके बाद आता है आपका लाइबिलिटी के लिए, तो लाइबिलिटी को रीअसेसमेंट यानी कि लाइबिलिटी को पे किया जाता है, और जैसे ही आप लाइबिलिटी को पे करेंगे फिर कंपनी के आगे दो ऑप्शन होते हैं कि फर्म पे करे कैश बैंक में या कोई पार्टनर पे करे। यदि पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है तो पार्टनर्स पे करेगा, अदरवाइज फर्म ही पे करेगी, और जब भी फर्म पे करती है तो कैश और बैंक में करती हैं। तो हम एज्यूम करते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट में किस किस फिगर को किस किस टर्म को यूज़ किया गया होगा, उसी फर्म के अकॉर्डिंग उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग हम ये तीनों लेजर बनाएंगे। सो फर्स्टली आई प्रिपेयर ये सन्ड्री एसेट और सन्ड्री लाइबिलिटीज़, ये हेडिंग्स नॉर्मली हम खुद बनाते हैं, और सन्ड्री एसेट में वो सारी एसेट लिखते हैं जो नॉर्मली यूजलाइज की गई हैं, लेकिन टू टाइप्स की एसेट आप उसको छोड़ देते हैं, जैसे कैश और बैंक। कैश और बैंक बैलेंस विधि में आप कैश बैंक अकाउंट में लिखते हैं, और इसके अलावा दो और फिगर रह जाती है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या फिर पीएल अकाउंट, ये भी एसेट का एक पार्ट है। तो इस तरीके से एसेट को पहले आप कंप्लीट करते हैं, टोटल एसेट को यहाँ एंट्री करते हैं, एडवर्टीजमेंट को यहाँ लिखते हैं, पीएल को यहाँ लिखते हैं। कैश और बैंक, कैश और बैंक का क्या होता है, कभी कभी कैश या कैश इन हैंड होता है तो टू बैलेंस विधि में लिखेंगे, कभी कभी बैंक का कैश एट बैंक होता है तो टू बैलेंस विधि में लिखेंगे, कभी कभी होता है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही होते हैं तो आप प्लस करके यहाँ लिखेंगे। तो ये कवर किया हमने एसेट को। अब मान लीजिए कि लाइबिलिटीज़ आपके पास गिवन है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है जो नॉर्मली एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर में आपने बैलेंस शीट को फेस किया है। तो नॉर्मली होता क्या है कि पहले चार लाइबिलिटी यानी कि 4 लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको पे करना कंपनी की फर्म की जिम्मेदारी होती हैं। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन और ईपीएफ, एंड ईपीएफ इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये 4 लाइबिलिटीज़ आप नॉर्मली इसको यहाँ एंट्री करेंगे, एज वेल एज कैपिटल में आप कैपिटल्स को बैलेंस विधि में शो करते हैं। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यदि आपको लाइबिलिटी में गिवन होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गिवन होता है, या जर्नल रिजर्व या फिर पीएलबी गिवन होता है, तो सारी ये इंडिविजुअल आपकी कैपिटल में एज वेल एज ऐसे होती है जैसे कि आपने एडमिशन, रिटायर एंड डेथ में किया है, कोई चेंज नहीं है। अब बात आती है कि इनको सेल कैसे किया जाता है। तो जब एसेट को सेल करते हैं तो जस्ट अपोजिट करते हैं, लेकिन सेल करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए कि प्रीवियस एसेट आपके पास 10 है, बट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ने केवल 5 एसेट को ही सेल किया। तो आप जितनी एसेट फर्म पे कर रही है, सेल कर रही है, जितनी अमाउंट में कर रही है, उतनी अमाउंट को आप कैश बैंक की हेडिंग के नाम से जस्ट अपोजिट करेंगे। तो एसेट सेल यहाँ पर होती हैं और लाइबिलिटी पेड यहाँ पर होती हैं कैश और बैंक के ग्रुप में। अब कैश और बैंक के ग्रुप में लाइबिलिटी को पे कर दिया जाता है, एसेट को सेल कर दिया जाता है सीक्वेंस वाइज। अब ये आता है कि आप रियलाइजेशन के आंसर को कैसे कैरी करेंगे। आपने एडमिशन में, रिटायर में और डेथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट फाइंड किया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड किया था, उसी तरीके से रियलाइजेशन में भी आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे। सपोज दैट डेबिट लेस देन क्रेडिट साइड, सो यू गॉट इट लॉस, एंड क्रेडिट लेस देन साइड डेबिट, यू वियर इज लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से यहाँ करते हैं। अब प्रॉफिट को कैपिटल में आप यहाँ मूव करते हैं क्रॉस एंट्री से, जैसे कि नॉर्मली आप करते आए, और लॉस को आप यहाँ पर मूव करते हैं। अब रही बात कैपिटल अकाउंट की, एक बात का ध्यान करिएगा कि एडमिशन, रिटायर और डेथ में कैपिटल का आंसर आपने बैलेंस शीट में फाइंड किया था, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बैलेंस शीट में इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर जो कैरी करेंगे आप कैश और बैंक में करेंगे, कैश बैंक में ये आंसर कैरी हो जाता है। अब रह जाता है आपका कैश बैंक। यहाँ बैलेंस शीट आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, बैलेंस शीट की बेस पर आप कैश बैंक बनाते हैं, और कैश बैंक का आंसर भी इक्वल ही होता है। तो आप जब कैश बैंक आप यहाँ लिखते हैं तो इसकी एंट्री को
रियलाइजेशन वाले अकाउंट में कैश बैंक के नाम से लिखिए और कैश बैंक वाले में आप रियलाइजेशन के नाम से आप एंट्री करेंगे और कैपिटल वाली कैपिटल के नाम से करेंगे। अब कैश बैंक आपका यहाँ रह जाता है तो इसको आप क्रॉस एंट्री यहाँ करेंगे। जब कैश बैंक पे क्रॉस मूव एट द टाइम ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कर देते हैं और कैश बैंक का जब टोटल आपका करते हैं तो टोटल आपका यहाँ पर इक्वल आता है। तो इस तरीके से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपने 3 लेजर बनाए। पहला लेजर आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सेकंड लेजर आपने कैपिटल बनाया और थर्ड लेजर आपने कैश बैंक बनाया। इस तरीके से यहाँ पर 3 लेजर आपके बन जाते हैं। सो इन लेज़र को आप बहुत सीरियसली करें। क्वेश्चन सॉल्व करते में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बहुत सीक्वेंस वाइज करें। पहले आप बैलेंस शीट को कवर करें, बैलेंस शीट में भी एसेट को कवर किया जाता है, लायबिलिटी को सेपरेट किया जाता है। इसके बाद में आप डिसॉल्व और फिर एडजस्टमेंट आप कवर करेंगे। एडजस्टमेंट कवर करने के बाद तीनों सीक्वेंस में आप बताएंगे। तो ये थे आपके रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।